नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले ईरान की भयंकर आग, जिसमें दावे के अनुसार मौत का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है। अब आग से सवालों की चिंगारी उठ रही है। क्या खामेनेई का खेल खत्म होने वाला है? आज ट्रंप और खामेनेई का फंदा युद्ध भी देखिएगा। फिर साबित हो गया कि जब सत्ता में खबर चलती है तो असर की गारंटी है। सरकार ने क्विक कॉमर्स कंपनियों से 10 मिनट में डिलीवरी वाला सिस्टम खत्म करने को कहा है। हमने आपको डिलीवरी बॉयज का 10 मिनट वाला दर्द दिखाया था। आज वो गिग वर्कर्स क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। फिर सत्ता में चीन की शक्सगाम घाटी वाली चाल देखेंगे, जिस पर भारत ने बड़ी चोट की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के बीच 1963 का समझौता अवैध है, जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। इसके बाद एक कुंजी डॉग लवर्स के लिए, जो उन्हें थोड़ा चुभ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर डॉग लवर्स को आवारा कुत्तों से इतना ही प्रेम है तो उन्हें घर ले जाएं। इसके अलावा भी कोर्ट ने कुत्ता प्रेमी क्लब को बहुत कुछ सुनाया है। फिर न्यूज मित्रों की जेब से जुड़ी खबर, जो सोने और चांदी पर आधारित है। आज दोनों की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। चांदी की कीमत तो सिर्फ 2 दिन में 20,000 से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन क्या सोने चांदी के दाम अभी और रॉकेट बनेंगे, और इसका ट्रंप से क्या कनेक्शन है, देखिएगा। बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है, जिसके नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। और एक कुंजी तेलंगाना से आई दिलचस्प खबर पर, जहां सरकार बुजुर्ग माता पिता के पक्ष में एक कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत उन सरकारी कर्मियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाएगी जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं। पूरी खबर समझिएगा। सत्ता की शुरुआत करते हैं ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी संघर्ष से, जिसका आखिरी राउंड चल रहा है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान की सरकार आक्रामक है। ईरान से सबसे बड़ा अपडेट यह है कि वहां 12,000 लोगों की हत्या का दावा किया जा रहा है। सोचिए, 12,000। कल तक यह संख्या 600 से भी कम थी। अब अचानक 12,000 लोगों के मारे जाने का दावा अलग अलग सोर्सेस कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान कैसे युद्ध भूमि बन चुका है। बताया जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी की रात 12,000 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। कहा जा रहा है कि खामेनेई के आदेश के बाद ये नरसंहार हुआ है। ईरान ने भी माना है प्रदर्शन के दौरान 2,000 लोगों की मौत हुई है। इसके लिए विदेशी आतंकी जिम्मेदार है, ऐसा ईरान का कहना है। प्रदर्शनकारियों पर ईरान के सुरक्षा बल AK-47 से फायरिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन पर विद्रोहियों को फांसी देने का ऐलान हो चुका है। तारीख तय हो चुकी है। इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। नए वीडियो के साथ ईरान में विरोध प्रदर्शन पर और भी अपडेट आपके सामने रखेंगे। पहले ये देखिए, अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है। आज की रात ईरान के साथ अमेरिका क्या करने वाला है और कैसे दोनों देश फंदा युद्ध में हैं। आपको बता रहे हैं हम कि कुछ इस तरह के संबंध इस वक्त ट्रंप और खामेनेई के बीच हैं। दोनों एक दूसरे पर फंदा फेंक रहे हैं। इसमें कौन फंसेगा ये कहना मुश्किल है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान अमेरिका से डरने वाला भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि खामेनेई की सत्ता भी अब अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, और अब उस लड़ाई का आखिरी दौर भी आ चुका है। ईरान की हर हलचल पर अमेरिका की नजर है, इजराइल की नजर है। खामेनेई बंकर में जरूर हैं, लेकिन ईरान की पूरी सत्ता प्रदर्शन को चलने के लिए पूरी शक्ति लगा चुकी है। इस बीच ट्रंप और खामेनेई का फंदा वाला प्लान क्या है, सिर्फ 40 सेकंड में आप भी समझिए। खामेनेई का फंदा तैयार है, जिसमें कल एक विद्रोही को फांसी दी जाएगी, जबकि ट्रंप का एजेंडा और फंदा दोनों क्लियर हैं। ईरान में विद्रोह भड़काकर तख्ता पलट। ईरान की तैयारी है मुस्लिम देशों के साथ गुटबंदी करो, इस्लाम के नाम पर अमेरिका को चुनौती दो। वहीं अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान में ऑपरेशन करना चाहता है। खामेनेई को भी किडनैप करना चाहता है। यह अमेरिका के कई विकल्पों में से एक है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। अमेरिका की तैयारी है सीधी सैन्य कार्रवाई, जबकि ईरान S-400 से जवाब देने के लिए सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका इजराइल के जरिए भी ईरान पर अटैक कर सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी भी दुनिया जानती है। वहीं ईरान इस खतरे को भांपते हुए अपनी मिसाइल और रॉकेट शक्ति पर फोकस कर रहा है।
कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान में अमेरिका सीक्रेट ऑपरेशन कर सकता है। CIA और मोसाद एजेंसी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ईरान इसका भी काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। रूस और चीन को अपने गुट में रखने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रतिबंध मास्टर ट्रंप 25% टैरिफ वाली तैयारी कर रहे हैं, जबकि ईरान परमाणु ब्लैकमेल कर रहा है, गुप्त परमाणु कार्यक्रम के जरिए चेतावनी दे रहा है। इसके अलावा साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉर, स्टारलिंक पर एक्शन जैसे कई दावे हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है। ईरान के 28 शहरों में खूनी संघर्ष जारी है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग हो रही है। IRGC के सैनिक की अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। अब तक 10,681 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तरफ ईरान के सुरक्षा बल गोली चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, खामेनेई की सत्ता को गंभीर चुनौती दे रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ईरान की सड़कों पर उतर चुके हैं। उनको न फांसी की सजा का डर है, न ईरानी सुरक्षा बल के AK-47 का डर है। वो लगातार ईरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई शहरों में सुरक्षा बलों को गंभीर चुनौती भी दे रहे हैं। ईरान में अब प्रदर्शनकारी भी निहत्थे नहीं हैं। अब तक उनके हाथ में सिर्फ बैनर पोस्टर थे। कई वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें वो बंदूक के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं। ईरान में ऐसे विरोध प्रदर्शन का असर क्या हो रहा है आप जानते हैं। वहां की सत्ता फुल एक्शन मोड में है। विद्रोहियों को फांसी दी जा रही है, न वकील न सुनवाई, सीधे फांसी। खामेनेई के विरोध का मतलब है सजाए मौत। तेहरान के पास करान शहर के रहने वाले इरफान सुल्तानी को कल फांसी दी जाएगी। ईरान की सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। 8 जनवरी को इरफान को गिरफ्तार किया गया था। न्यूज़ मित्रों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतनी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर रहे हैं, खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, खामेनेई के पोस्टर जला रहे हैं, सरकारी संस्थाओं में आग लगा रहे हैं, तो फिर इरफान सुल्तानी को क्यों चुना गया? इसका जवाब है विद्रोहियों को मैसेज देना। ईरान की सरकार इरफान सुल्तानी के जरिए सभी विद्रोहियों को संदेश देना चाहती है, ये कि विरोध करने पर ऐसी ही सजा दी जाएगी। ईरान में 26 वर्ष के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 11 जनवरी यानी कल फांसी दी जाएगी। अधिकारियों का आदेश है कि ये सजा अंतिम है, फांसी तय समय पर दी जाएगी। इरफान सुल्तानी को सफाई देने का कोई मौका भी नहीं दिया गया। परिवार को सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की अनुमति दी गई है। एक सत्य यह भी है कि खामेनेई का संदेश सिर्फ विद्रोहियों के लिए नहीं है, बल्कि इस घोषणा में अमेरिका और इजराइल के लिए भी बड़े संकेत छिपे हुए हैं। सिर्फ 5 पॉइंट में आप इसे भी समझिए। पहली बड़ी बात यह है कि ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों को कुचलना चाहती है। फांसी का डर दिखाकर सरकार भीड़ पर कंट्रोल करना चाहती है। संदेश ये दिया जा रहा है कि खामेनेई का विरोध कानूनन जुर्म है। यह भी संकेत है कि ट्रंप के बयानों में गंभीरता नहीं है। जो खिलाफत करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, जैसा इरफान सुल्तानी के साथ कल होने जा रहा है। यह भी मैसेज है कि अमेरिका इजराइल कुछ भी करे, ईरान में खामेनेई तंत्र ही चलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। विडंबना यह है कि भारत एक तरफ तो आतंक नीति पर चलने वाले पाकिस्तान है और दूसरी तरफ कब्जा नीति पर चलने वाला चीन है। सत्ता की अगली कुंजी चीन की इसी कब्जा नीति पर आधारित है। दरअसल चीन ने भारत के साथ विवादों की एक नई कुंजी खोलते हुए शक्सगाम वैली को अपना हिस्सा बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि शक्सगाम वैली चीन का हिस्सा है और इस इलाके में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना उसका अधिकार है। चीन के इस बयान से ठीक 4 दिन पहले यानी 9 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया था कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। साथ ही आज चीन के बयान के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को गैर कानूनी मानता है, इसलिए हम वहां किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देते हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम स्वीकार नहीं करते हैं। दरअसल जिस शक्सगाम घाटी पर विवाद है वो भारत के उत्तरी हिस्से में सियाचिन के ठीक बगल में है। 1947 में देश के बंटवारे से पहले शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा थी। 1948 की सर्दियों में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसमें शक्सगाम घाटी भी शामिल थी। फिर 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा समझौता किया।
और शक्सकाम घाटी को चीन को सौंप दिया। यानी भारत के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया था वो उसने चीन को दे दिया। यही वो समझौता है जिसे भारत नहीं मानता है। चीन शक्सकाम घाटी में निर्माण कार्य कर रहा है जिसके पीछे उसका मकसद सियाचिन के करीब तक पहुंचना है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देता है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. As the Shaksgam Valley is concerned, India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. About the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. अब इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस बीजेपी से जवाब मांग रही है तो बीजेपी कह रही है कि सरकार इस मामले को देख रही है। जब वो चीज पाकिस्तान की है ही नहीं, वो चाइना को कैसे दे सकता है? इस तरह का क्लेम करना चाइना को और पाकिस्तान को, मैं समझता हूं इसको इंटरनेशनली चैलेंज करना चाहिए, वही भारत का। कितने उदाहरण दें हम आपको ये बताने के लिए कि चीन की जो हमारी चीन के प्रति जो हमारी विदेश नीति, उसका नुकसान आने वाले कई दशकों तक यह देश झेलेगा। विस्तारवादी नीति हमारी नहीं है, लेकिन अपने जमीन का एक जो चप्पा है उसको हम बचाना जानते हैं। किसी भी बाहरी इस प्रकार की कोशिश को नाकामयाब किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, इस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे। सत्ता में अब आज की पारिवारिक कुंजी। ये कुंजी उन बच्चों के लिए है जो अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते, उन्हें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, और उन माता पिता के लिए भी जो अपने बच्चों की बेरुखी के कारण अभावों में अपना बुढ़ापा बिताते हैं। तेलंगाना सरकार ऐसे लोगों के लिए एक कानून लाने वाली है। तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान किया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उनके वेतन का 10 से 15% सीधे उनके माता पिता के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अब तेलंगाना के सरकारी कर्मचारी अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा नहीं छोड़ पाएंगे। सरकार ने उनके रिश्तों का ऑडिट शुरू कर दिया है। इसे ऐसे समझिए कि अब तक तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में बेसिक, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, टैक्स, पीएफ समेत अलग अलग कॉलम होते थे। तेलंगाना सरकार के इस कानून के बनने के बाद सैलरी स्लिप में एक और कॉलम जुड़ जाएगा जिसे आप पेरेंट केयर डिडक्शन कह सकते हैं, यानी माता पिता को मिलने वाला हिस्सा। तेलंगाना सरकार जो नया कानून लाने वाली है उसके मुताबिक माँ बाप की सेवा नहीं करने पर सैलरी कटेगी। सैलरी से 10 से 15% तक की कटौती होगी। काटी गई सैलरी माता पिता के खाते में जाएगी। माता पिता अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगे। ये कानून बेटियों पर भी लागू होगा। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि इससे जुड़ा बिल आगामी बजट सत्र 2026 में विधानसभा में पेश किया जाएगा। वेतन कटौती तभी होगी जब माता पिता की ओर से शिकायत मिलने पर जांच में उपेक्षा की बात पुष्ट हो जाएगी। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे। एक बार सुनिए सीएम रेवंत रेड्डी ने इस पर कहा क्या है। ఎవరైనా వ్యవసాయ కూలీ అయినా లేకపోతే చిన్న చిన్న కమతాల రైతులైనా లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైనా తల్లిదండ్రుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే వయసు మీద పడి వయసు ఉన్నంత కాలం మీకోసమే కష్టపడి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని పెంచి పెద్ద చేసి మిమ్మల్ని ప్రయోజకులను చేసి సమాజంలోకి గుర్తింపు తీసుకొస్తే ఆ గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి అవలంబిస్తే దాన్ని సరిదిద్దే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నది। తప్పకుండా దాన్ని సరిదిద్దుతామని కూడా నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నాను। దానికి సంబంధించి కూడా చట్టాన్ని సవరించి ఈ రోజు తప్పకుండా ఈ రకమైన तेलंगाना सरकार जिस तरह का कानून बनाना चाहती है वैसे कानून असम में पहले से मौजूद हैं।
तेलंगाना सरकार इस मामले में असम की प्रणाम योजना का अध्ययन कर रही है, जहां ऐसा कानून पहले से प्रभावी है। असम के प्रणाम कानून के मुताबिक माता पिता की देखभाल न करने पर सैलरी कटौती का प्रावधान है। वेतन से 10% से 15% की कटौती की जाती है। इतना ही नहीं, दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल न करने पर भी सैलरी कटौती होती है। चीन में भी ऐसे कानून मौजूद हैं जहां अपने माता पिता से मुलाकात करना जरूरी है। साथ ही साथ माता पिता की आर्थिक मदद करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। अब वो खबर जो सीधे न्यूज मित्रों की जेब की सत्ता से जुड़ी हुई है। शेयर बाजार से सोशल मीडिया के सेंसेक्स तक एक सवाल ट्रेंड कर रहा है। क्या सोने चांदी में निवेश का वक्त निकल चुका है या अभी इसकी कीमत और रॉकेट बनने वाली है? इस सवाल के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसका कनेक्शन अमेरिका से है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि सोने और चांदी में अभी असली आंधी बाकी है। अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सोने और चांदी में निवेशकों का मन अटक जाएगा। और इसके सूत्रधार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने दुनिया पर टैरिफ टॉर्चर के बाद अपने ही देश के केंद्रीय बैंक को फेडरल रिजर्व पर बड़ा एक्शन ले लिया है। असल में अमेरिका में ट्रंप सरकार और फेडरल रिजर्व बैंक के बीच टकराव ज्यादा बढ़ चुका है। फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष जेरोम पावेल का दावा है कि ट्रंप सरकार के न्याय विभाग ने फेडरल रिजर्व को एक समन भेजा है। इसके बाद जेरोम पावेल ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की मौद्रिक नीतियों पर भी अपना कंट्रोल चाहते हैं। वो लगातार फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए बैंक तैयार नहीं है। हालांकि हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका में हुई इस घटना का सोने और चांदी से क्या कनेक्शन है। ट्रंप के एक समन से सोने चांदी के रेट क्यों बढ़ सकते हैं, तो इसे भी समझिएगा। असल में जब फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ता है तो डॉलर की कीमत कम होने लगती है, मतलब डॉलर कमजोर होने लगता है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर सस्ता होने पर सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। इसके बाद दूसरे देश बड़ी मात्रा में सस्ता सोना खरीदने लगते हैं। सोने की डिमांड बढ़ने से उनकी कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम पर दबाव से निवेशक भी बहुत घबराते हैं। निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे विकल्पों से पैसा निकालकर सोने चांदी में निवेश करते हैं, क्योंकि संकट के समय सोना चांदी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसीलिए ट्रंप के एक काम से सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष का जवाब भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस दबाव से वो झुकेंगे नहीं। इस बीच सोने चांदी के दाम हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। निवेशक अब भी भर भर कर सोने चांदी पर दाव लगा रहे हैं, जिससे इसके दाम सुपरसोनिक स्पीड से भाग रहे हैं। सोने चांदी के दाम आज भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अब 1,40,000 रुपए के पार हो गया है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 2,62,000 के पार निकल गई है। चांदी की कीमत तो सिर्फ 2 दिन में ही करीब 20,000 रुपए बढ़ चुकी है। हमने सोने और चांदी के पिछले 10 दिनों के दाम देखे, जिसमें बम्पर इजाफा हुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 10 दिन में 7,000 रुपए तक बढ़ा है, जबकि 1 किलो चांदी 10 दिन में 33,000 से ज्यादा बढ़ी है। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये तेजी जारी रहने वाली है। ये वही सोना चांदी है जो वर्ष 2025 में रिटर्न के चैंपियन बन चुके हैं और शेयर बाजार को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल यानी 2025 में सोने की कीमत 75% बढ़ी थी, जबकि चांदी ने पिछले साल 167% का बम्पर रिटर्न दिया था। लेकिन 2026 में भी ये गेम चेंजर बनेंगे। इसके लिए समझना जरूरी है कि सोने और चांदी के दामों में इतनी तेजी क्यों है और लोगों के लिए सोना चांदी पहली पसंद क्यों है। सोने में तेजी का पहला कारण अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ है। इससे सोना खरीदना सस्ता हो गया है। दूसरा कारण दुनिया में जंग और तनाव का माहौल है। इस आर्थिक अनिश्चितता में निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। तीसरा कारण, चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं। ये साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसीलिए दाम ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह चांदी की आंधी के 3 कारण भी आप नोट कर लीजिए। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ का डर है, इसीलिए अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन रुकने के डर से बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही चांदी खरीद रही हैं। लेकिन क्या अभी भी इसमें निवेश का चांस है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आप वो समझिए।
जैसे जैसे अनसर्टेनिटी ग्लोबली बढ़ती रहेगी, जैसे इवेंट हो रहे हैं लगातार, यूएस प्रेसिडेंट नए नए टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो उसके कारण अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो जब तक ये डेवलपमेंट रहेगा तब तक गोल्ड प्राइसेस ऊपर रहेंगे। एस्टिमेट तो कुछ बैंकों ने ये भी दिया है कि $5,000 पर आउंस तक जाएगा। कई देशों ने सिल्वर के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है, और जब तक एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहेगा और सप्लाई कम रहेगी, डिमांड रहेगी, तो ये दाम ऊपर जाता रहेगा। सत्ता में अब बात खबर के असर की। सत्ता में कोई खबर चलती है तो उसके असर की गारंटी है। ये फिर साबित हो गया है। हमने आपको 29 दिसंबर को डिलीवरी बॉयज का दर्द दिखाया था। उनकी आवाज़ सुनवाई थी, क्यों 10 मिनट का डिलीवरी सिस्टम खत्म होना चाहिए। और अब सरकार ने इस पर बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। न्यूज़ मित्रों, आपके लिए ज़रूरी अपडेट ये है कि अब 10 मिनट में डिलीवरी वाला सिस्टम खत्म हो गया है। डिलीवरी बॉयज़ के समर्थन में शुरू हुई मुहिम को ध्यान में रखकर सरकार ने अब 10 मिनट डिलीवरी को लेकर सख्त कदम उठाया है। आज खबर आई है कि सरकार ने अब 10 मिनट में डिलीवरी वाले सिस्टम पर रोक लगा दी है। सरकार ने ये फैसला ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, जोमैटो जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों से मीटिंग के बाद लिया है। सरकार ने सभी कंपनियों से अपने ऐप से 10 मिनट में डिलीवरी फीचर हटाने के लिए कहा है। ये फैसला डिलीवरी बॉयज़ की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। और सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। कंपनियों का बिजनेस मॉडल वर्कर्स की जान जोखिम में डालकर नहीं चलना चाहिए। नए साल से ठीक पहले डिलीवरी बॉयज समेत गिग वर्कर्स ने हड़ताल की थी और अपनी कई मांगों को लेकर विरोध किया था। इसमें 10 मिनट में डिलीवरी जैसे अल्ट्रा फास्ट मॉडल बंद करने की मांग थी। अब जिंदगी की इस रेस पर सरकार ने भी ब्रेक लगा दिया है। मतलब अब आप इन लाइनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि घर में दूध नहीं है, ऑनलाइन ले लो, 10 मिनट में आ जाएगा। राशन खत्म हो गया है, ऑर्डर करो, 10 मिनट में मिल जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, अभी 10 मिनट में आ जाएगी। या फिर कोई सामान भूल गए तो कहते थे ऑनलाइन लो, 10 मिनट की ही तो बात है। लेकिन अब 10 मिनट में आपके घर तक किसी सामान की डिलीवरी नहीं होगी। सरकार के इस फैसले पर डिलीवरी बॉयज क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया हमारे लिए जी। पहले कितना परेशानी होती थी? पहले परेशानी होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए। सारी पेनल्टी हमें भुगतनी पड़ती है। कस्टमर सुनो, कस्टमर हैप्पी है, ये पहले ठीक है, डिलीवर लो है, क्यों हर चीज डिलीवर पर थोप देते हैं। जो टाइम हटाने वाली बात है, क्या आपको फायदा होगा उससे? नहीं, उससे कोई फायदा नहीं हमें। तो है कि हमें कोई जल्दी नहीं होगी, ना ही सिग्नल तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो पे आउट को लेके है। अगर पे आउट अच्छा होगा तो सिग्नल तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात ये है कि हम पे प्रेशर नहीं होगा कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने का, लेकिन वही है अगर पे आउट अच्छा हो तो राइडर को ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 मिनट हटाना सही है। हाँ, ठंड का टाइम है, ये है कि 10 मिनट लगता है, 20 मिनट भी लगता है, आधे घंटे भी लगते हैं। तो समय सीमा नहीं होनी चाहिए आप ये मानते हैं? हमारे लिए कोई समय सीमा नहीं है। हम तो 10 मिनट अगर मन करा 10 मिनट दे देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। क्या बताऊँ, हम लोगों का इतना बुरा हाल है। एक एम्बुलेंस ड्राइवर से ज़्यादा बुरा हाल है। एम्बुलेंस ड्राइवर भी सोच रहा है कि एक किसी को बचाने के लिए जाना पड़ रहा है उनको जल्दी। हम लोगों को सिर्फ खाना पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी जाना पड़ता है। अगर 10 मिनट का ये सिस्टम खत्म हो जाए तो हम लोगों का बहुत बढ़िया होगा। सत्ता में अब सुप्रीम कोर्ट से आया एक जरूरी अपडेट भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई हुई, जिसमें आज भी खूब डायलॉग सुनने को मिले। सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों पर सख्ती के जो संदेश दिए हैं वो डॉग लवर्स को थोड़ा चिंतित कर सकता है। साथ ही इससे सरकारों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि कुत्ते के काटने से होने वाली हर चोट या मौत के लिए अधिकारियों और कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा, बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते के काटने, चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे। साथ ही डॉग लवर्स और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कुत्तों को अपने घर या परिसर में ही रखें। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का जिक्र करते हुए पूछा, 9 साल के बच्चे की मौत पर जिम्मेदारी किसकी होगी? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो इन्हें अपने घर पर क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते रहें? लोगों को काटें और डराएं, उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।
जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। डॉग फीडर्स यानी कुत्तों को खाना देने वालों के लिए भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। ऐसे ग्रुप से सुनवाई के दौरान कड़े सवाल किए गए। अदालत ने कहा अब तक 4 दिन की सुनवाई में इमोशन सिर्फ कुत्तों के लिए ही दिख रहा है, इंसानों के लिए नहीं। जब ऐसे आवारा कुत्ते जिन्हें कोई संगठन पाल रहा है वो एक 9 साल के बच्चे को मार दें तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या इस अदालत को आंखें बंद करके सब कुछ होने देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सारी सहानुभूति सिर्फ कुत्तों के लिए ही है। अदालत ने सवाल किया कि आवारा कुत्तों को इधर उधर घूमने और उपद्रव मचाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? एक सीनियर एडवोकेट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस डिपो या रेलवे स्टेशन परिसर में आवारा कुत्तों को हटाने का फैसला बिल्कुल सही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पहले व्यक्ति हैं जो इस आदेश के पक्ष में हैं। एक एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से पेश वकील ने ये पक्ष रखा कि इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए कुत्तों का होना भी जरूरी है। एक वकील ने आवारा कुत्तों को गोद लेने पर AI से उनकी ट्रैकिंग करने और अन्य उपायों के पक्ष में तर्क दिया। इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा कि क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? काश कोई अनाथ बच्चों के लिए भी तर्क दे पाता। जस्टिस मेहता ने कहा कि मुझे 2011 में जज नियुक्त किया गया, लेकिन मैंने इंसानों के लिए इतने भावुक तर्क कभी नहीं सुने। कुल मिलाकर आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। हमें ये जो माहौल बना दिया गया, 4था दिन है, हमें इतना ज़्यादा हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं इस चीज़ को कि हम क्या गलत काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी ये कह रहे हैं एयरपोर्ट से हटाइए, आज इन्होंने बोल दिया एयरपोर्ट से हटाइए, पार्क से हटाइए। क्या इनको यहाँ इस धरती पर रहने का हक नहीं है? आज कोर्ट की हियरिंग में बहुत ही नए मुद्दे भी आए हैं, जैसे फीडर्स के ऊपर भी बात हुई है। उसके अलावा इनके लिए प्रॉपर एरिया भी होना चाहिए, डेजिग्नेटेड एरिया भी होना चाहिए, हर गली के अंदर होना चाहिए, जिससे कि लोग इनको ना भगा पाए। और ABC के ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात हुई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जस्टिस साहब बिल्कुल अच्छा फैसला करेंगे, इनके हित में ही करेंगे, क्योंकि एक की पनिशमेंट सबको नहीं मिलनी चाहिए। ये खबर डेनमार्क की डॉग फोर्स से जुड़ी है। वो डॉग फोर्स जिससे सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी डरे हुए हैं। वैसे तो ट्रंप ये तय कर चुके हैं कि उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन वो ये जानते हैं कि उन्हें वहां एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। अगर वेनेजुएला की तरह अमेरिकी सैनिकों ने यहां हमला किया तो उनका सामना खूंखार डॉग फोर्स से हो सकता है। वही स्लेज डॉग फोर्स जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप खुद कर चुके हैं, वही डॉग फोर्स जिसने दूसरे विश्व युद्ध में तानाशाह हिटलर को हराया था। क्योंकि खूंखार कुत्तों की ये वो सेना है जो ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके पर नियंत्रण रखती है। वो दुश्मनों को बस एक आहट से पकड़ लेते हैं। ये कुत्ते उन इलाकों में पेट्रोलिंग करते हैं जहां हर तरह से ट्रेनिंग पा चुका सेना का जवान भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सीरियस डॉग स्लेड पेट्रोल वाली वो यूनिट है जो डेनमार्क नेवी की एलीट सेना है। इसमें शामिल कुत्ते शेर से भी ज्यादा घातक माने जाते हैं। ये डॉग जटिल माहौल में युद्ध लड़ने की खास ट्रेनिंग पाते हैं। ट्रंप की लगातार मिल रही धमकियों के बीच डेनमार्क ने वहां एक और डॉग स्लेज यूनिट की अतिरिक्त तैनाती की है। ट्रंप ने एक दिन पहले इस फैसले का मजाक उड़ाया था, लेकिन वो भी जानते हैं कि किसी भी सेना के लिए आर्कटिक के बर्फीले माहौल में मिशन को अंजाम देना जानलेवा होता है। एक गलती का मतलब जवान को जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन कुत्तों की ये सेना इसी माहौल में लड़ने के लिए बनी है, क्योंकि ये कुत्ते आम नहीं हैं। उनका शरीर मौसम के हिसाब से ढला हुआ है। -50 डिग्री तापमान में भी सुपर एक्टिव हैं। जिस सर्द मौसम में सैनिक ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, उस बर्फीली हवाओं में आर्कटिक के ये जांबाज कुत्ते दुश्मन को सूंघने, घुसपैठ रोकने और टुकड़े टुकड़े करने में चैंपियन होते हैं। यहाँ पर सैनिक स्की स्लेज और खास नस्ल के कुत्तों के साथ पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि इस बर्फिस्तान में और कुछ भी नहीं चल सकता।